My very important topic, partial wave analysis in scattering theory. In quantum mechanics, the scattering particle, matlab particle incident on the target and scattered in all directions. Quantum mechanically, their wave function is written as this. E to the power I kz is the incident plane wave plus scattered spherical wave. What are the partial wave analysis? आपने लिखा है e टू द पावर I k z इंसिडेंट प्लेन वेव और प्लस scattered spherical wave. It is possible to analyze a plane wave into infinite number of components. Infinite number of components with definite angular momentum. मतलब हमारा जो इंसिडेंट प्लेन वेव हमने लिया है टू द पावर I k z, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं एज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में इसको एनालाइज कर सकते हैं जिनके हर कंपोनेंट का एक डेफिनिट एंगुलर मोमेंटम होगा और ईच कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्शियल वेव and the process of decomposing a plane wave into partial wave is called partial wave analysis. Like e to the power I k z plane wave is a combination of large number of partial waves. Partial मतलब छोटी छोटी वेव. क्या डिफरेंस है पार्शियल वेव में? हर पार्शियल वेव का एक डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम है, दूसरी पार्शियल वेव का दूसरा एंगुलर मोमेंटम है, अगली पार्शियल वेव का अगला एंगुलर मोमेंटम है. तो ईच पार्शियल वेव हैव डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम. सो आवर प्लेन वेव is decomposing a into partial wave, or plane wave is the combination of partial wave is known as partial wave analysis. अब अगर हम इसकी वैल्यू चाहते हैं तो मुझे पार्शियल वेव की वैल्यू, पार्शियल वेव्स निकालनी पड़ेगी. पार्शियल वेव मतलब छोटी छोटी वेव जिनका हर एक का एंगुलर मोमेंटम डेफिनिट हो, अलग अलग हो. अब हम आपसे बताने जा रहे हैं कि हर पार्शियल वेव इज ए सोल्यूशन ऑफ फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन. फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन x psi r इज इक्वल टू E psi r. फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन. फ्री पार्टिकल में जो हमारा H है उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन. ईच पार्शियल वेव is a solution of free particle Schrodinger equation. तो ये जो हमारी क्वेश्चन लिखी है इसका ये सोल्यूशन होता है, लर्न करना है आपको. है आर के एल आर, आर के एल आर और वाई एल एम थीटा पर. एक्चुअली जो हमारा प्रॉब्लम है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो इसके तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, आर, थीटा और फाई.
जो आर होता है हमारा वो रेडियल पार्ट होता है, और ये दोनों हमारे एंगुलर पार्ट में आते हैं। तो एंगुलर पार्ट का सोल्यूशन है वाई एल एम थीटा फाई, और पहला जो पार्ट है आर के एल आर, दैट इज ए रेडियल पार्ट श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, किस श्रोडिंगर इक्वेशन का? जो श्रोडिंगर इक्वेशन का रेडियल पार्ट हो। मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल और दो होते हैं एंगुलर के, एक थीटा के लिए एक फाई के लिए। तीन इक्वेशन बनती है जाएगी तो रेडियल पार्ट का। और आर के एल आर की वैल्यू होती है जे एल के आर, बेसल फंक्शन। तो अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? ये आ गया। अब यहाँ यल क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू 0, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगी। इसका मतलब यल की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी। इसका मतलब साई के कितने मान हो गए? इनफाइनाइट हो गए। इसका मतलब ये जो मेरा सोल्यूशन है ये एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यल की एक वैल्यू अगर आप रख दोगे तो एक पार्शियल वेव का वेव फंक्शन आ जाएगा। अगर एल की दूसरी वैल्यू रख दोगे तो दूसरी पार्शियल वेव का वेव फंक्शन आ जाएगा। तो ई टू द पावर आई के जेड हमारा जो है वो इज द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्शियल वेव्स। तो यहां से आपको पार्शियल वेव्स निकल आएंगे, उसका लीनियर कम्बिनेशन कर देंगे, ई टू द पावर आई के जेड आ जाएगा। यल के प्रत्येक मान के लिए यम की वैल्यू होती है -L to +L। इस प्रकार से ई टू द पावर आई के जेड, ये जो हमारी बहुत सी पार्शियल वेव आ रही हैं जो यल पर डिपेंड कर रही हैं, और यल के आधार पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यम डिपेंड कर रहा है, उसका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो हमारा ई टू द पावर आई के जेड के बराबर होगा। क्या है लीनियर कम्बिनेशन, किसे कहते हैं? हर वेव फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते जाइए। वही लिखा है ए एल एम आर और जे एल के आर वाई एल एम थीटा फाई, समीशन एल बराबर 0 to ∞, एंड एम इज इक्वल टू -L to +। मतलब दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्शियल वेव्स। एल बराबर 0, 1 पार्शियल वेव, एल बराबर 1 दूसरी पार्शियल वेव, एल बराबर 2 तीसरी पार्शियल वेव। और यल के मान के लिए यम के मान भी बदलेंगे। इस प्रकार से जितनी पार्शियल वेव आई उन सबका लीनियर कम्बिनेशन कर दीजिए, वो आपको ई टू द पावर आई के जेड मिल जाए। अब इस लाइन के बाद थोड़ा आप इसको, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में हमारी वेव, इंसिडेंट जो डायरेक्शन है वो जेड है, और प्लेन में ही है मेरा सब कुछ। तो एक तीसरा कोऑर्डिनेट फाई को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑन फाई करते हैं। अगर आपने फाई छोड़ दिया तो तुरंत यम का काम खत्म हो जाएगा। मतलब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर यम बराबर 0 कंसीडर कर लेना है। If we assume propagating along z axis, then which is independent on phi, so m is equal to 0। यम को आप छोड़ दीजिए, यम को 0 लिख दीजिए, तो हमारे ये आ जाएगा, ये समेशन हटा दीजिए, AL0 JL KR YL0 थीटा फाई। YL0 थीटा फाई की वैल्यू आपको लर्न करनी है, ये √2L + 1/5 PL cos थीटा।
वैल्यू पुट कर दीजिए, ये देखिए समेशन नियम हट गया और वाई एल जीरो थीटा पाई की वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। पी एल कॉस थीटा लिजेंड्रे है। अब लास्ट लाइन आती है आपकी, इसकी वैल्यू को आई टू दावर एल टू एल प्लस वन कहते हैं। किसको? ए एल जीरो अंडर रूट टू एल प्लस वन अपॉन फोर पाई आई टू दावर टू एल प्लस वन, एंड दिस इज द रिजल्ट। मतलब ई टू दावर आई के जेड is equal to summation L is equal to 0 to infinity I to the power L to L plus 1 JL KR PL cos theta। अब JL KR की वैल्यू मुझे नोन है, JL KR के बारे में हम जानते हैं बेसल का, उसकी वैल्यू ये होती है साइन KR माइनस एल पाई बाई टू अपान KR। JL KR की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब साइन यक्स का एक फार्मूला होता है वन अपॉन टू आई ई टू दावर आई एक्स माइनस ई टू दावर माइनस आई एक्स। तो यक्स की जगह आपका कितना है? के आर माइनस एल पाई बाई टू। तो वन बाई टू आई ई टू दावर आई के आर माइनस एल पाई बाई टू माइनस ई टू दावर माइनस आई के आर माइनस एल पाई बाई टू पी एल कॉस थीटा। अब ई टू दावर माइनस आई एल पाई बाई टू किसके बराबर होगा? cos पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू। cos पाई बाई टू जीरो माइनस आई साइन पाई बाई टू माइनस आई टू दावर एल आ जाएगा। मतलब ई टू दावर माइनस आई एल पाई बाई टू माइनस आई टू दावर एल आ जाएगा। और अगर यहाँ प्लस ले लोगे तो प्लस आई टू दावर एल आ जाएगा। तो ये वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ रखनी है ई टू दावर माइनस आई एल पाई बाई टू, और एक वैल्यू यहाँ रखनी है ई टू दावर प्लस आई एल पाई बाई टू। इस लाइन पर हम लोग आ गए। अब ये जो आई टू दावर एल है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो आई टू दावर एल माइनस आई टू दावर एल माइनस वन टू दावर एल आई टू दावर टू एल। आई टू दावर टू एल को लिख सकते हो आई स्क्वायर टू दावर एल। आई स्क्वायर माइनस वन होता है, मतलब माइनस वन टू दावर टू एल, और दैट इज इक्वल टू वन। इस प्रकार से दोनों लिख दिया। आई टू दावर एल का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां से माइनस आई टू दावर एल खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये। अब देखिए एक इक्वेशन में आ रहा है ई टू दावर आई के आर अपान आर, और एक इक्वेशन में आ रहा है ई टू दावर माइनस आई के आर अपान आर। एक इक्वेशन में आ रहा है ई टू दावर आई के आर अपान आर, और एक इक्वेशन में आ रहा है ई टू दावर माइनस आई के आर अपान आर। तो जिसमें प्लस है ई टू दावर आई के आर अपान आर, ये आउट गोइंग पार्शियल वेव है स्फेरिकल वेव के फॉर्म में, और जिसमें ई के पावर माइनस है वो इनकमिंग स्फेरिकल वेव है। इसका मतलब जो हमारी प्लेन वेव है, इट कंसिस्ट टू पार्ट। one is the incoming spherical wave and other is the outgoing spherical wave. So plane wave is the sum of infinite number of incoming and outgoing partial waves. E to the power I k z
is the sum of infinite number of incoming and outgoing partial waves. इसे कहते हैं बेयर्स फार्मूला। बेयर्स फार्मूला। और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये जो ई टू द पावर आई के जेड है, तो आपको टोटल वेव फंक्शन निकल आएगा। ई टू द पावर आई के जेड की वैल्यू रख दीजिए तो आपको टोटल वेव फंक्शन निकल आएगा इस फॉर्म में, और इसी को हम कहते हैं बेयर्स फार्मूला। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि each partial wave, each plane wave is the linear combination of partial wave. A partial wave is a solution of three particle Schrodinger equation. तो आपका जब ये सॉल्यूशन आया था तो इसमें जो आर के एल आर आया था ये मेरा जे एल के आर के बराबर हो गया था, और ये तभी होगा जब मेरा सॉल्यूशन फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन हो, मतलब पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जब हमारा पार्टिकल जब आएगा टारगेट की तरफ, तो टारगेट को कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाना चाहिए पार्टिकल पर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, तब आपका जे एल के आर आर के एल आर। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं इसी में जुड़ा हुआ, कि अगर पोटेंशियल प्रेजेंट है तब क्या होगा। मान लीजिए पोटेंशियल लग रहा है, पोटेंशियल अब फ्री पार्टिकल नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन, पोटेंशियल लग रहा है, तो जो आपका आर के एल आर जे एल के आर हो गया है ये बदल जाएगा। रेडियल पार्ट का जो सोल्यूशन है, जो जे एल के आर लिखा है, ये तभी होगा जब फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन हो, और अगर नहीं है फ्री पार्टिकल तो ये सोल्यूशन बदल जाएगा। इसकी जगह अब क्या आएगा, देखिए अभी मैंने वही लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया है, अभी वेव फंक्शन वही साई आर ही लिखा है, और जो अब मेरा आर के एल आर है वो इसका सोल्यूशन है, इसका। अभी इसमें ये टर्म नहीं था पीछे वाले में, इसका सोल्यूशन था। आर के एल इज द सोल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और रेडियल पार्ट पीछे ये थी, बीच वाला कैंसिल है, कटा हुआ है, वो नहीं था। लेकिन जब पोटेंशियल प्रेजेंट है तो हमारा अब ये रेडियल पार्ट है, ये टर्म और आ गया है इसका, यू आर, इसका सोल्यूशन है आर के एल आर। और क्या सोल्यूशन है, अभी आपने केवल जे एल के आर लिया था, लेकिन अब सोल्यूशन बदल के हो गया ए एल जे एल के आर प्लस बी एल ईटा एल के आर। मतलब इफ पोटेंशियल इज प्रेजेंट then the radial part solution RKLR is not only JLKR, but it is a linear combination of JLKR Bessel plus eta LKR Enkel। मतलब दो सोल्यूशन है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का हमारी जो होती है बेसल की, तो वो दोनों सोल्यूशन अप्लीकेबल होंगे। अब जेएल के आर तो आप जानते हो क्या है, साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू बटे के आर। ईटा एल के आर जो होता है वो ये होता है, ईटा एल के आर माइनस कॉस के आर माइनस एल पाई बाई टू अपान के आर, और जेएल के आर हो जाएगा साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू अपान के आर। अब यहां पर
अब ऐसे बनाइए कि क्योंकि दो सोल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ मानिए कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन जाए। तो ए साइन लिखा है, ए एल को कॉस में मान लो, सी एल कॉस डेल्टा एल, माइनस बी एल को चूंकि ये कॉस में लिखा है साइन मान लो। तब ये बन गया कॉस डेल्टा एल साइन माइनस का प्लस हो गया और साइन कॉस, मतलब ऐसे ये नियम होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनाना होता है। तो चूंकि यहाँ पहले से क्या लिखा है, पहले से साइन लिखा है तो ए एल को मानिए कॉस में, पहले से कॉस लिखा है तो माइनस बी एल को मानिए साइन में। तो tan डेल्टा एल हो गया माइनस बी एल अपान ए एल, और ये क्या हो जाएगा, cos डेल्टा एल साइन के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस साइन डेल्टा एल cos के आर माइनस एल पाई बाई टू। तो ये आ जाएगा सी साइन सी एल साइन, सफिक्स में एल मान लिया गया, नहीं भी मानोगे तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस डेल्टा एल। अब आपका सोल्यूशन क्या हुआ, टू एल प्लस वन आई टू दावर एल जे एल के आर इसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दी गई। अब साइन का फिर से फार्मूला लगाइए जैसे पहले लगाया था, ई टू दावर आई एक्स माइनस ई टू दावर माइनस आई एक्स अपॉन टू आई, अप्लाई कर दीजिए। और जब आप अप्लाई कर दोगे फिर आप इन दोनों को तोड़िए, बिल्कुल सिंप्लीफाई करिए जैसे किया है, तो अंत में आप पहुंचेंगे यहाँ पर। ये मैं इसको पूरा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ क्या है, एक बार आप देख लीजिए फिर से, यहां तक तो आपने देख लिया। अब साइन एक्स होता है e टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू टू दावर आई एक्स। तो आपका हो जाएगा ई टू दावर आई के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस डेल्टा एल माइनस ई टू दावर माइनस आई के आर माइनस एल पाई बाई टू प्लस डेल्टा एल। ई टू दावर आई के आर अलग कर दिया, ई टू दावर माइनस आई एल पाई बाई टू ई टू दावर आई डेल्टा एल होगा, लेकिन ई टू दावर माइनस आई डेल्टा एल बाहर ले लिया गया है तो ई टू दावर टू आई डेल्टा एल आ गया। ई टू दावर माइनस ई टू दावर माइनस आई के आर ई टू दावर आई एल पाई बाई टू ई टू दावर आई डेल्टा एल माइनस का बाहर ले लिया है पी एल कॉस थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू हो गई माइनस आई टू दावर एल और इसकी वैल्यू हो गई आई टू दावर एल, और ई टू दावर माइनस आई डेल्टा एल बाहर लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ई टू दावर माइनस आई के आर तो अभी भी वैसे ही का वैसी लिखी हुई है, लेकिन ई टू दावर प्लस आई के आर के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया, ई टू दावर टू आई डेल्टा एल मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब इनकमिंग पार्ट ऑफ वेव ई टू दावर माइनस आई के आर वो सेम है पहले जैसी, लेकिन जो आउट गोइंग वेव है ई टू दावर आई के आर अपान आर उसमें कुछ एक्स्ट्रा फेज आ गया है, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं ई टू दावर टू आई डेल्टा एल। ये हमारा एक्स्ट्रा फेज आ गया है इस पर। इसको सी एल मान लिया गया, ई टू दावर आई डेल्टा एल को तो पहले वाला खत्म हो गया। द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट इनकमिंग स्फेरिकल वेव and second term is outgoing spherical wave. Phase of outgoing wave is shifted related to phase of value by amount delta L, where delta L is called phase shift.
इसका मतलब हर आउटगोइंग पार्शियल वेव अपने फेज को चेंज कर जाएगी आफ्टर स्कैटरिंग, अगर पोटेंशियल प्रेजेंट है तो। Thus, the effect of scattering potential is to shift the phase of each outgoing partial wave. Incident plane wave is the summation of partial waves. Each partial wave is in the form of spherical waves. If a potential of the target is present, then Schrodinger equation becomes H psi r is equal to E psi r, and their solution is 1 upon 2 I k r 2l plus 1 I to the power L r k l r p l cos theta. R k l r is the solution of radial part, मतलब this k square minus u r l l plus 1 upon r square. The solution of this is r k l r, and their value is al jl k r plus bl eta l k r. So this after calculation, it will become CL sin KR minus L pi by 2 upon KR. Putting in above equation, so wave function becomes this, and RKLR की वैल्यू पुट कर दीजिए, RKLR की, तो ये वैल्यू है। अब इसको e टू दी पावर I में कन्वर्ट कर दीजिए, ये वैल्यू और ये, और सिंप्लीफाई करिए, e टू दी पावर माइनस आई एल पाई बाय 2 माइनस आई टू दी पावर एल, ये सारा आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू सॉल्व करके इतनी आ जाएगी। इनकमिंग पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इन above equation सेम एज प्लेन वेव, मतलब दिस पार्ट इज सेम एज प्रीवियस, मतलब इन absence ऑफ द पोटेंशियल, but presence of potential, this term is changed, मतलब this term is multiplied by e to the power 2i delta l, मतलब outgoing wave is shifted by a phase delta l. Now putting in above equation, you will get this value. The first term represent incoming spherical wave and second term outgoing spherical wave, but the phase of outgoing wave is shifted related to phase of corresponding wave by the amount delta L. So delta L is called phase shift. Now compare equation this from the standard equation A. A means this. इसको और उसको अगर आप कंपेयर कर दें, कंपेयर विथ इक्वेशन ए, इस इक्वेशन को ए से कंपेयर करें तो एफ थीटा की वैल्यू निकल आएगी। एफ थीटा ए में दिया हुआ है, और जो वैल्यू आएगी इसमें ई टू द पावर आई डेल्टा एल बाहर ले लें,
तो e to the power I delta L minus e to the power minus I delta L अपॉन 2i PL cos थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी साइन डेल्टा एल। ये हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया जाकर के एफ थीटा की वैल्यू। So differential scattering cross section is given by d sigma upon d omega f theta mod square और pl square cos theta को जब हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में तो इसकी वैल्यू 2/2l+1 आ जाएगी। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मतलब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन phase shift of outgoing spherical wave. This is the complete explanation of partial wave analysis in scattering.